हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं वन शॉट, जो कि आपका चैप्टर है इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि है बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो ये आने वाला है हमारा फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट हमारा वन शॉट है, जो कि फर्स्ट है हमारा बेसिक कंसेप्ट। सेकंड आएगा हमारा एग्रीकल्चर इनकम का वन शॉट। सो अभी तक आपने एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड लाइक नहीं करा एंड लाइक कर लीजिए वीडियो को, एंड शेयर नहीं करा तो शेयर भी कर लीजिए। सो आइए आज के चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट के जैसे कि चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अगर हमारा जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे के चैप्टर्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके कुछ ना कुछ डाउट्स रहेंगे बाकी क्वेश्चंस में। ठीक है, इसलिए तो जो कि आपको बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट से ही आपको रेगुलर ही बन के रहे, मतलब कि क्लासेस में कोई भी बैकलॉग ना रखे। इसलिए सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अगर चैप्टर का हम ओवरव्यू देखें, ठीक है, अगर हम चैप्टर का ओवरव्यू देखें, ठीक है, आखिर में हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है तो उसको देखते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना है चैप्टर के अंदर में, जो कि ये फर्स्ट। ठीक है, जो कि पहले तो हम पढ़ेंगे क्या, बेसिक जो कि हमारा टैक्स है। इन चैप्टर का नाम क्या, हमारा इनकम टैक्स। ठीक है, जैसे कि हमारे चैप्टर का ही नाम है इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स, ठीक है, तो इनकम टैक्स के हमारे बुक का ही नाम है हमारा इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स यानी कि जो कि होता है इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स होता है यानी कि जो कि एप्लीकेबल होता है किसके ऊपर होता है, हमारा इनकम के ऊपर क्या होता है, हमारा एप्लीकेबल होता है। तो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्टली, ये क्या होता है हमारा डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है। एप्ली ये क्या होता है हमारा डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जब अगर हमारा इनकम टैक्स है तो वो क्या हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स हो गया, और जो कि डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है जिस पर्सन के ऊपर लगता है वही पर्सन क्या होता है, लाइबल होता है पे करने के लिए। ठीक है, तो उसी पर्सन को क्या कहते हैं, हम एससीसी भी कहते हैं। ठीक है, आइए जो कि हम कंपोनेंट्स की बात करें। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसमें मीनिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे हम कंपोनेंट। कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, सोर्सेज भी कहते हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ, जिसके अंदर की हम इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में क्या आते हैं, हमारे प्रोविजंस आते हैं इन एनुअल फाइनेंस एक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है, ठीक है, तो उसके अंदर में आपके 4 पार्ट्स आते हैं और इनकम टैक्स रूल्स आते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स रूल्स हो गया, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन एंड लीगल डिसीजंस, ये क्या हो गया आपके सोर्सेस हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें हम अभी आगे जाके डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं, बट हमारा वन शॉट है तो ये मत सोचिए कि वन शॉट है कि तो इसमें हम कुछ छोड़ेंगे, तो हम इसके अंदर में कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। बस आप एंड तक मेरे साथ बने रहें। ठीक है, तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, एंड तक बने रहें। ठीक है, तो इसके बाद क्या हमारे, ठीक है, इसके बाद क्या हम सीखेंगे, जो कि हमारे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे एंड टैक्स लायबिलिटी को कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, ठीक है, पर्सन को क्या चेक करना पड़ता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस है या फिर नॉन रेसिडेंशियल स्टेटस है, एंड जो कि आपकी हेड्स ऑफ इनकम होती है। तो वो भी आगे जाके मैं बताऊंगा आपके कौन से 5 तरीके की हमारी हेड्स ऑफ इनकम होती है, कौन कौन सी होती है। ठीक है, एंड जो कि आती है उसको क्या करना है आपको, जो कि यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम होती है। ठीक है, तो पांचों इन जो आपकी हेड्स ऑफ इनकम उनको क्या करना होता है, सम करना होता है। ठीक है, जो कि सेकंड स्टेप क्या कहते हैं, इसमें क्या करना है आपको, क्लासीफाई करना है। क्या करना है सेकंड वाले स्टेप में, क्या करना है आपको, क्लासीफाई करना है ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। ठीक है, हमारी कौन सी इनकम किसके अंदर में टैक्सेबल होगी वो क्या करना है आपको, क्लासीफाई करना है। एंड इसके बाद जो कि क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस की होगी, माइनर हो गया, चाइल्ड होगी, एक्सेट्रा, तो इनकी इनकम को क्या करा जाता है, क्लब किया जाता है। एंड इसके बाद क्या करता है आपका सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, यानी कि जो भी आपको प्रीवियस ईयर में लॉस हुआ उसको क्या कर सकते हो अब, या फिर आप सेट ऑफ कर सकते हो, जो इस ईयर का लॉस है उसे क्या कर सकते हो आप, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जो कि निकल के आता है ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि जिसको क्या कहते हैं हम, GTI। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम। देन उसके बाद डिडक्शन आता है अंडर सेक्शन 80C टू 80U। देन आपका क्या निकल के आता है, आपका टोटल इनकम। टोटल इनकम जब आपका टोटल इनकम निकल के आता है, ठीक है, टोटल इनकम, उसके बाद क्या फाइंड आउट करते हैं हम, टैक्स, टैक्स लाइबिलिटी। देन उसके बाद क्या फाइंड आउट करते हैं हम, टैक्स लाइबिलिटी को क्या करते हैं हम, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद कुछ हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होगी, लाइक जैसे कि हमारे असेसमेंट, असेसमेंट हमारा कौन होता है। ठीक है, और असेसमेंट ईयर क्या होता है, एसएससी कौन होता है, और असेसमेंट ईयर कौन सा होता है हमारा, और प्रीवियस ईयर कौन सा होता है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। ठीक है,
एसएससी कौन होता है, असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, एंड जो कि प्रीवियस ईयर कौन सा होता है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के अंदर में, जिसमें आती है जैसे कि पर्सन, पर्सन्स में हमारे क्या क्या इंक्लूड होता है वो सारी चीज बात करेंगे, एंड इनकम, इनकम हो गया, इंडिया हो गया, एंड ये सारी चीजें क्या बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट, जो कि एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर इनकम, एक आपको सेपरेट वीडियो में आएगा। ठीक है, सेपरेट होगा आपका चैप्टर में, जो कि मैं सेपरेट करके कराऊंगा एग्रीकल्चर इनकम को। ठीक है, जैसे कि बेसिक कंसेप्ट हम अलग रखेंगे और एग्रीकल्चर इनकम को अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम का आपका वन शॉट इसके प्रीवियस के बाद यानी कि नेक्स्ट क्लास में आएगा इसके। ठीक है, जैसे ही हमारे ये वाला लेक्चर अपलोड हो जाएगा उसके नेक्स्ट नेक्स्ट डे या फिर जब भी हमारा वन शॉट आएगा तो उसके अंदर में आपका आएगा एग्रीकल्चर इनकम का। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बेसिस ऑफ चार्ज एंड रेट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, जब हमारे जैसे कि इंडिविजुअल हो गए, जो हमारे पर्सन है, ठीक है, पर्सन के अंदर में हमारे इंक्लूड क्या होते हैं, ठीक है, एच यू एफ हो गए, एच यू एफ हो गए, जिसमें कि एच यू एफ हो गई, कंपनी होगी, कंपनी, ठीक है, एंड फर्म, फर्म के अंदर क्या होता है हमारा इंक्लूडिंग, फर्म के अंदर क्या होता है हमारा इंक्लूडिंग, फर्म में क्या होता है हमारा इंक्लूडिंग एल एल पी, फर्म में क्या होता है हमारा इंक्लूडिंग होता है एल एल पी। ठीक है, क्या हो गया हमारा एच यू एफ हो गया, कंपनी हो गया, फर्म हो गया, ठीक है, एंड ए जे पी हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ए जे पी, एंड बी ओ आई हो गया, बी ओ आई। ठीक है, यही हमारे पर्सन में इंक्लूड होते हैं, एंड एसेट्रा हमारे और भी है। ठीक है, एच यू एफ हो गया, कंपनी हो गया, फर्म हो गया, ए जी पी हो गया, बी ओ आई हो गया, और एसेट्रा लिख लेंगे। ठीक है, और भी चीजें हैं वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हमारे क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, पर्सन के अंदर में वो सारी चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, एच यू एफ में हमारे कौन से पर्सन इंक्लूड होंगे, देन उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे जो कि इसके रेट होते हैं। ठीक है, रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड जो कि चार्ज ऑफ इनकम टैक्स में एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट क्या हमारा मीनिंग ऑफ टैक्स, टैक्स का आखिर में हमारा मीनिंग क्या है। ठीक है, और इसके बाद क्या बात करेंगे हमारी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है टैक्स की। ठीक है, टैक्स की आखिर हमारी इंपॉर्टेंस क्या और मीनिंग क्या है, क्या बात करेंगे हम पहले मीनिंग ऑफ टैक्स। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ टैक्स के अंदर में आखिर हमारा टैक्स क्या होता है। ठीक है, टैक्स हमारे पहले तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि हमारा बुक का नाम है इनकम टैक्स, तो इनकम क्या हो गया हमारे लिए, एक वो हमारा डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और टैक्सेस की बात करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस को क्यों कलेक्ट करती है, सबसे पहले जो कि आर्टिकल नंबर 266 का क्लॉज नंबर 28 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करता है, डिफाइन करता है टैक्सेशन को। ठीक है, कैसे करता है, जो कि टैक्सेशन में क्या आपका इंक्लूड्स होता है, इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स और इम्पोस्ट। ठीक है, वेदर जनरल और लोकल और स्पेशल, एंड टैक्स शैल बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। ठीक है, आखिर अब ये तो आगे बात हमारी। ठीक है, ये तो आपके आगे डेफिनेशन में। ठीक है, ये क्या आ गया आपकी डेफिनेशन के अंदर में। ठीक है, ये होगी डेफिनेशन, एंड इसके बाद आखिर गवर्नमेंट आपसे टैक्स को कलेक्ट ही करती है, आखिर गवर्नमेंट को क्या नीड है कि आपसे क्या करे, टैक्सेस को कलेक्ट करे पब्लिक से। ठीक है, ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है गवर्नमेंट को, आखिर गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल वेलफेयर करती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी करती है। ठीक है, जो कि सोसाइटी में आपको जो लिविंग होती है यानी कि रहने के लिए, ठीक है, जो कि खर्चा करती है, यानी कि लाइक रोड पे, रोड हो गया आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशन में जितना भी खर्चा करती है गवर्नमेंट, तो उनको क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। ठीक है, क्या चाहिए होता है, रेवेन्यू। ठीक है, तो टैक्स गवर्नमेंट के लिए एक तरीके का क्या है, ठीक है, टैक्स क्या है गवर्नमेंट के लिए एक तरीके का क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू है। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, वो किसके, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। ठीक है, टैक्स आर कंसिडर टू बी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी, टैक्सेस आर लेवी बाय गवर्नमेंट टू मीट कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या लिखा, कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में क्या करने के लिए, जो कि वेलफेयर करती है गवर्नमेंट, ठीक है, तो उस पर खर्च करने के लिए क्या चाहिए होता है, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स क्या है, एक रेवेन्यू का सोर्स है। ठीक है, वो कितने तरीके के टैक्स होते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया, फर्स्ट होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, सेकंड होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि डायरेक्टली अप्लाइड होता है। ठीक है, क्या होता है, डायरेक्टली लेवी होता है, कह सकते हो, ऑन इनकम, ऑन और वेल्थ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, किसके ऊपर, इनकम के ऊपर और वेल्थ ऑफ अ पर्सन के ऊपर। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट
टैक्स, उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। द पर्सन हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम समबडी, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो कि आपका बर्डन है उसको क्या नहीं कर सकते, उसे शिफ्टेड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी शिफ्ट, उसे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, इनकम टैक्स, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, इनकम टैक्स। और इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटीज हो गए, ठीक है। ये क्या होता है, इस केस में क्या होता है, आप बर्डन को क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, शिफ्टेड, शिफ्टेड दी बर्डन, दी बर्डन, बर्डन को क्या कर सकते हैं इनडायरेक्ट केस में, ठीक है, शिफ्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में, ठीक है, दी पर्सन पेइंग द टैक्स पासिस ऑन द इंसिडेंस टू अनदर पर्सन, वही चीज है कि हम बर्डन को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, ठीक है, वही सेम चीज है। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट टैक्स का क्या एग्जाम्पल है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का क्या, इनकम टैक्स है आपका, ठीक है, और टैक्स ऑन डिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स, तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया आपका, डायरेक्ट टैक्स का। और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या हो गया आपका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको कि कहते हैं हम जीएसटी भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो कि आखिर देखो क्या है, सेकंड पॉइंट क्या आता है आपका, वाई आर टैक्सेस लेवी, आखिर गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस क्यों लगाती है, ठीक है, वो चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है, किस लिए लगाती है आपकी, ठीक है, डिफेंस पे खर्चा करने के लिए, प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड्स डैम्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या लगाती है, ठीक है, टैक्स आपसे से कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट के लिए क्या है, ये कि ये आपके लिए, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए क्या है, ये सोर्स है, ये है रिवेन्यू का सोर्स, ठीक है, रिवेन्यू सोर्स है, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए। एंड पावर ऑफ लेवी टैक्स में क्या आता है, ठीक है, आखिर गवर्नमेंट को पावर किसने दी है, ठीक है, पहले तो आती है बात, आखिर पावर किसने दी है गवर्नमेंट को, ठीक है, तो वो पावर किसने दी हमारी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या दिया, पावर दिए गवर्नमेंट को, कि आप पब्लिक से क्या कर सकते हो, टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हो। बट गवर्नमेंट ने भी किसी को अपॉइंट तो कर रखा होगा, कि गवर्नमेंट घर घर जाके लेगी नहीं, ठीक है। दो इसके अंदर भी दो डिपार्टमेंट होती है, एक तो होता है आपका सीबीडीटी एंड सीबीआईसी, ठीक है, तो इनके पास पावर दे रखी है कि आप कलेक्ट कर सकते हो टैक्सेस को, ठीक है। तो वही सेम चीज है कि पावर किसने दी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या दिया, हमारी पावर दी है गवर्नमेंट को, ठीक है, किसने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दी है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 265 यही कहता है हमारा, ठीक है, कि जो कि टैक्सेस है वो कौन कवर, मतलब कि कवर करेगी, या फिर कह सकते हो आप, ठीक है, टैक्सेस कौन लेगी आपसे, वो लेगी आपसे गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये पावर किसने दी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यह कौन सा कहता है, हमारा आर्टिकल नंबर 265 कहता है, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका, ठीक है, 246, आर्टिकल नंबर 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में 3 लिस्ट आती है हमारी, ठीक है, जो कि 7th शेड्यूल में डिवाइडेड है, 7th शेड्यूल आर्टिकल नंबर 246 में, ठीक है, 3 लिस्ट आती है, और 7, यानी कि 7th शेड्यूल टू आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल नंबर 246 में 7th शेड्यूल के अंदर में कितनी आती है हमारी, 3 लिस्ट आती है, ठीक है, यूनियन लिस्ट, और इसको क्या कहते हैं हम, लिस्ट नंबर 1 भी कहते हैं यूनियन लिस्ट को, ठीक है। यूनियन लिस्ट के अंदर किसके पास, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होती है, पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर क्या होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन को मेक करने के लिए। एंड स्टेट लिस्ट क्या आती है आपकी, लिस्ट नंबर सेकंड, लिस्ट नंबर सेकंड, जिसके अंदर में आपके पास गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या होती है, पावर्स होती है रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेक करने के लिए। एंड कॉन्करेंट लिस्ट जो कि आती है आपकी लिस्ट नंबर थर्ड, थर्ड यानी कि लिस्ट नंबर, इसके अंदर में किसके पास पावर है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास, ठीक है, क्या है, पावर है रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेक करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट कौन सी आती है, आर्टिकल नंबर 246 में 3 लिस्ट आती है, पहले आती है यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट, थर्ड इसी और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आपका क्या आता है, यूनियन लिस्ट में क्या आता है आपका, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या आती है, पावर्स आती है रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेक करने के लिए। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ पार्टीज के पास क्या पावर्स हैं, बोथ गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी क्या पावर्स है रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेक करने के लिए। इसके बाद आता है आपका एंट्री नंबर 82, ठीक है, 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट,
ठीक है। एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट, आर्टिकल नंबर 246 के अंदर में, ठीक है, जो कि कहते हैं पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है मेक करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन टैक्सेस अदर देन, किसको छोड़ के, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर, ठीक है। एग्जेम्प्ट कह सकते हो आप, एक्सेप्ट कह सकते हो, ठीक है। एग्जेम्प्ट यानी कि पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है, हमारे पास पार्लियामेंट के पास पावर है मेक करने के लिए रूल्स और टैक्सेस को, ठीक है। और वो भी किसके, अदर देन, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर। जब हम एग्रीकल्चर इनकम की बात करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर में हम सेपरेटली एक बात करेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक उठाएंगे एग्रीकल्चर इनकम में, ठीक है। सो देन हम उसके बाद इसमें बात करेंगे हम, इसके बाद आता है हमारा ओवर व्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या है आपका, पहले देखते जो कि जिसको कि कहते हैं हम, जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, सोर्सेज भी कहते हैं, सोर्सेज कह सकते हो, ठीक है, और कंपोनेंट भी कहते हैं। जो कि फर्स्ट आता है आपका, वो क्या आता है आपका, इनकम टैक्स एक्ट, एक्ट 1961 आ गया। इसके बाद आपके पास एनुअल फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स सर्कुलर हो गया, नोटिफिकेशन एंड लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, डिटेल्ड में बात करेंगे, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसके अंदर क्या हम रीड करते हैं, प्रोविजंस, इसके अंदर क्या आते हैं हमारे प्रोविजंस आते हैं हमारे, ठीक है। प्रोविजंस यानी कि इसके अंदर में आता है आपको, जो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, डिटरमाइन दी टोटल इनकम, टोटल इनकम हो गया, एंड एंड टैक्स लाइबिलिटी, हाउ टू डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी, ये सारे क्या आते हैं हमारे प्रोविजंस आते हैं इसके अंदर में, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। और जो कि ये किस पे एप्लीकेबल होता है, हमारा पूरी होल ऑफ इंडिया के ऊपर क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। और ये कब आया था हमारा, 1 अप्रैल 1962 में आया था। एंड जो कि इसमें कितने कंटेन कितने करते हैं, इसके अंदर में हमारे कितने सेक्शंस आते हैं, 1 to 298 हमारे सेक्शंस हैं। एंड शेड्यूल कितने, 1 से लेकर 14 तक के हमारे शेड्यूल है। एंड सब सेक्शन क्लॉज, एंड सब क्लॉज की बात करते हैं, ठीक है। कब हम सब सेक्शन को रीड करते हैं, कब हम क्लॉज को रीड करते हैं, तो कब हमारा सब क्लॉज को रीड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं एक बार, देखते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, हम किसकी बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। जब भी हमारी डेफिनेशन आती है कहीं पर भी, ठीक है, जब डेफिनेशन आती है तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया टू, ये लिख दिया। अब हम जो कि अब मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा है, तो हम इसे क्या रीड करेंगे, क्लॉज रीड करेंगे या फिर सब सेक्शन रीड करेंगे। जैसे कि सेक्शन नंबर 2, क्लॉज नंबर क्या हो जाएगा हमारा, फिर 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, जैसे कि हम बिल्डिंग की बात करेंगे, तो बिल्डिंग की एक डेफिनेशन आएगी। तो जो एक बिल्डिंग की डेफिनेशन होगी, वो उसको अगर हम, जैसे कि मान लीजिए आपकी गुड्स है, तो गुड्स का कौन सा सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 2, क्लॉज 7 आता है हमारा गुड्स का, ठीक है। बट हमने क्लोज क्यों बोला, सब क्लोज क्यों नहीं बोला, ठीक है, क्यों, हमारा तो कैसे चलता है, हमारा फर्स्ट क्या आता है, हमारा सेक्शन आता है, ठीक है। फर्स्ट में क्या था हमारा, सेक्शन, सेक्शन देन क्या था हमारा, सब सेक्शन, सब सेक्शन, फिर उसके बाद क्या था हमारा क्लॉज, क्लॉज, उसके बाद क्या आता है हमारा सब, सब क्लॉज, ठीक है। तो डायरेक्टली हमने सेक्शन के बाद सब सेक्शन क्यों नहीं बोला, क्लॉज क्यों बोला। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं कहीं पर ही, तो हम उसे क्या बात करते हैं, क्लॉज रीड करते हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज। अगर इसके आगे कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सब क्लॉज हो जाएगा, ठीक है, सब क्लॉज हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की नहीं बात करते हैं, ठीक है, इसमें हम कोई डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डेफिनेशन की अगर बात नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 8, 7, 4 एंड 5, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे रीड करेंगे, सेक्शन नंबर 8, सब सेक्शन नंबर 7, क्लॉज नंबर 4, सब क्लॉज नंबर 5, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा ये सेक्शन सब सेक्शन वाला, क्लॉज वाला, ठीक है। अब जैसे कि हमारा लिखा है, ठीक है, सेक्शन इज इंडिपेंडेंट, क्या बोले, सेक्शन क्या होता है हमारा, इंडिपेंडेंट होता है ईच अदर एंड वन इज नॉट रिलेटेड। अब आपको क्लियर होगा कि हम सब सेक्शन कब रीड करते हैं, सेक्शन कब करते हैं, क्लॉज कब रीड करते हैं, एंड सब क्लॉज कब रीड करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो कि आता है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, जैसे कि इनकम टैक्स
एक्ट 1961 में अगर क्लॉज नंबर 1A किसको डिफाइन करता है हमारे, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम हो गया 1A, ठीक है। क्लॉज नंबर 1A किसको डिफाइन करता है, हमारा एग्रीकल्चर इनकम। एंड क्लॉज नंबर 1B किसको डिफाइन करता है, हमारा अमेलगेमेशन को, ठीक है। जैसे कि हमारा क्लॉज नंबर 1B, और बाद में क्या बात कर रहे हैं हम, डिफाइन, ठीक है। अगर कहीं पर भी हमारी डेफिनेशन आती है तब हम क्या रीड करते हैं, ठीक है, क्या रीड करते हैं, क्लॉज, ठीक है। ऐसे ही और इसके बाद आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि प्रोविजो क्या होता है और हमारा, और एक्सप्लेनेशन क्या होता है। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, जैसे कि हमारा सेक्शन हो गया, ठीक है, सेक्शन हो गया, सब सेक्शन नंबर हो गया, क्लॉज हो गया, जो कि करता है हमारा क्लैरिफिकेशन। किसकी बात कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन, तो क्या हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। एंड प्रोविजो क्या होता है, जैसे कि आपका सेक्शन हो गया, सब सेक्शन हो गया, क्लॉज को क्या करता है, स्पेल आउट करता है, ठीक है, स्पेल आउट करता है। जैसे कि आपको जो क्या आता है प्रोविजन, स्पेल आउट किसको करता है, आपका क्लॉज को, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं प्रोविजो, प्रोविजो क्या होता है आपका, सेक्शन हो गया, सब सेक्शन हो गया, क्लॉज को क्या करता है, स्पेल आउट करता है। एक्सप्लेनेशन क्या हो गया आपका, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज को क्या करता है, वो क्लैरिफिकेशन देता है, ठीक है, रिलेटिंग टू द प्रोविजन, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे, रिलेटिंग टू द प्रोविजन, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और जैसे कि इसमें हमारा एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल के हमारा सेक्शन नंबर 80 GG एंड 80 GG, जो कि क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है डिडक्शंस को, ठीक है, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम। जैसे कि हमने स्टेप की बात करते हैं, यानी कि जब हमारा आता था GTI, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद ही क्या करते थे हम, डिडक्शंस, ठीक है, डिडक्शंस, डिडक्शंस, ठीक है। तो वही सेम चीज बोला कि जब हमारा ग्रॉस टोटल इनकम है जो कि प्रोवाइड करता है हमारा सेक्शन नंबर 80 GG B एंड 80 GG C, ठीक है, जो कि क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूशन करता है बाय कंपनीज एंड अदर पर्संस, ठीक है, टू पॉलिटिकल पार्टीज और एन इलेक्टोरल ट्रस्ट में, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपको समझ आ गया होगा कब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, कब प्रोविजो की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा सेकंड पॉइंट होता है, सेकंड पॉइंट किसकी बात कर रहा है, हमारा प्रोविजो की, सेकंड किसकी बात कर रहा है, हमारा प्रोविजो। एंड थर्ड पॉइंट किसकी बात करता है, हमारा एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जो कि फर्स्ट पॉइंट किसकी बात करता, वो तो आपको बता रहा है कि ग्रॉस टोटल इनकम के बाद क्या आता है, आपका डिडक्शंस करते हैं, उसके बाद क्या निकल के आता था, आपका टोटल इनकम, ठीक है। अब प्रोविजो, ठीक है, प्रोविजो भी क्या होता है, आपका डिडक्शन शैल बी अलाउड, ठीक है। कोई जो प्रोविजो क्या होता है, प्रोविजो के केस में आपको कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन के केस में क्या होता है, आपको जो कि पर्पस हो गया उसकी क्या बताना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन में आपको पर्पस बताना पड़ता है, क्लैरिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज किस में आ गया आपका, एक्सप्लेनेशन के अंदर में, ठीक है। जैसे कि नाम से ही पता है, मैं एक्सप्लेनेशन यानी कि एक्सप्लेन करना, क्लैरिफाई करना, ठीक है। और इसके बाद आखिर आता है हमारा अमेंडमेंट्स, ठीक है। आखिर अमेंडमेंट्स होते क्या है, अमेंडमेंट, ठीक है, क्या होता है आपका, जैसे कि आप चेंजेस कह सकते हो, ठीक है, लॉ में होने वाला चेंजेस, जैसे कि हम इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, हम कौन सा पढ़ रहे हैं, 1961 को हम रीड कर रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। बट जो 1961 है, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट, तो ये भी तो हमारा पुराना है, बट इसके अंदर में क्या हुए, हमारे अमेंडमेंट्स आए हैं, यानी कि चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, अमेंडमेंट्स कहते हैं चेंजेस को, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फाइनेंस एक्ट, ठीक है। आखिर हमारा ये फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है, ठीक है, जो कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ठीक है, क्या होता है हमारा मिनिस्टर ऑफ, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस क्या करता है, ठीक है, जो बिल होता है, बिल को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, बिल को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट, बिल को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, किसमें, जो कि आपकी हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती है हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, लोकसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर वहां से बिल को पास कर दिया जाता है, अगर वहां से बिल क्या हो जाता है, पास हो जाता है, तो किसके पास जाता है, हमारा प्रेसिडेंट के पास जाता है। इनके बाद किसके पास जाता है, बिल किसके पास जाता है, हमारा प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है, किसके पास जाता है, हमारा प्रेसिडेंट के पास जाता है,
तो प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देते हैं, तो क्या वो बन के रेडी हो जाता है हमारा फाइनेंस एक्ट, बन के क्या हो जाता है हमारा रेडी हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज हमारे इसमें लिखी है। ठीक है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ठीक है, क्या करता है, बिल को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। ठीक है, कहाँ पर, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। ठीक है, जो कि होती है आपकी लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड उसके बाद जो कि प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट क्या देता है, अपना एसेंट देता है। देन क्या बन के रेडी हो जाता है हमारा, जो कि क्या बन के रेडी हो जाता है हमारा, फाइनेंस एक्ट बन के क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। एंड फाइनेंस एक्ट, ये फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट में कितने, मतलब कि 4 पार्ट्स को क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, तो जो कि रेट ऑफ टैक्सेस हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या किसकी बात करता है हमारा, फर्स्ट पार्ट करता है हमारा रेट ऑफ टैक्सेस की बात करता है हमारा। ठीक है, और सेकंड पार्ट किसकी बात करता है हमारा, डिडक्टिबल एट सोर्स फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर की, यानी कि डिडक्टिबल की बात करता है हमारा पार्ट नंबर सेकंड। एंड पार्ट नंबर 3 किसकी बात करता है हमारा, रेट्स और कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स को। ठीक है, जो कि आपके आगे जैसे कि लाइक अ सैलरी। ठीक है, अंडर दी हेड सैलरी की बात करते हैं। एंड कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स। ठीक है, एडवांस टैक्सेस को हम कैसे कंप्यूट करेंगे, वो किस में आता है हमारा, पार्ट नंबर 3 के अंदर में। एंड पार्ट नंबर 4 किस में आता है हमारा, पार्ट नंबर 4 किसकी बात करता है हमारा, कंप्यूटिंग, यानी कंप्यूट करना हमारा नेट एग्रीकल्चर इनकम कितना आया है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इनकम टैक्स रूल 1962। इनकम टैक्स 1962, जैसे कि हमारा कितनी होती है हमारी, दो आपके बोर्ड्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, फर्स्ट बोर्ड क्या होता है आपका सीबीडीटी, सेकंड बोर्ड क्या होता है आपका सीबीआईसी। यानी कि सीबीडीटी को क्या पावर होती है कि आप डायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो पब्लिक से। एंड सीबीआईसी के पास क्या होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। इनकम टैक्स रूल 1960 वो 1962, इसमें क्या आते हैं हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसको क्या कहते हैं हम सीबीडीटी। ठीक है, और सेकंड क्या आता है हमारा सीबीआईसी। सेकंड क्या आता है सीबीआईसी, जो कि आता है आपका, ठीक है, मैंने क्या बता दिया, सीबीडीटी किसको कलेक्ट करती है, डायरेक्ट टैक्सेस को। एंड सीबीआईसी किसको करती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को। ठीक है, और इनकम टैक्स रूल्स, यानी कि इनकम टैक्स रूल्स, रूल्स के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इनकम टैक्स के हम किसके बात करते हैं, रूल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आप टैक्स को पे नहीं करते हो, ठीक है, तो आपके आपके खिलाफ कौन सा एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, और कितने साल की जेल होगी। ठीक है, और आपके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया जा सकता है, वो सारी चीजें हमारी किसमें आती है, इनकम टैक्स रूल 1962 के अंदर में आती है। ठीक है, नाम से जैसे कि हमें नाम से पता होना चाहिए, जैसे कि रूल्स की बात करें तो यानी कि इसमें आएंगे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए। ठीक है, इसमें हमारे लिए क्या क्या रूल्स बने हुए हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड। ठीक है, वो सारे किसमें आ जाते हैं हमारे इनकम टैक्स रूल्स 1962 में। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सर्कुलर। आखिर सर्कुलर को कौन इशू करता है हमारा, सर्कुलर को कौन इशू करता है हमारा, सीबीडीटी। सर्कुलर को कौन इशू करता है, ठीक है, सीबीडीटी क्या करता है हमारा, इशू करता है सर्कुलर को। एंड जो कि आपके प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स एंड क्लैरिफाई किसको करता है, डाउट्स की। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो या फिर आपको कोई डाउट हो तो उसको क्या करती है, क्लैरिफाई करता है। ठीक है, कौन करता है हमारा सीबी, जो कि सर्कुलर है, सर्कुलर को कौन इशू करता है हमारा, सीबीडीटी। और सर्कुलर किस लिए इशू करा जाता है हमारे, जो कि प्रोविजन प्रॉब्लम्स होगी, जो डाउट्स है उसको क्या करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए। एंड सर्कुलर को, ठीक है, किसके गाइडेंस के अंदर में इशू किया जाता है, ऑफिसर्स एंड एसईसीज के अंदर में, अंदर गाइडेंस के अंदर में क्या करा जाता है, सर्कुलर को इशू करा जाता है। ठीक है, और जो कि जो सर्कुलर होता है वो क्या नहीं होता हमारा, नोट बाइंडिंग ऑन द एसईसी नहीं होता है। ठीक है, नोट बाइंडिंग ऑन द एसईसी, इस चीज को याद रखिए। एंड नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन को कौन इशू करता है हमारा, नोटिफिकेशन को कौन इशू करता है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, नोटिफिकेशन को इशू करता है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि सीबीडीटी है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो empowered टू मेक एंड अमेंड रूल फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट बाय issue of notification which are binding on both department and SEC। ठीक है, आखिर इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो इसकी बात करते हैं आखिर, बाइंडिंग ऑन बाइंडिंग ऑन ऑन बोथ डिपार्टमेंट एंड एसईसी। ठीक है, नोटिफिकेशन
तो नोटिफिकेशन को पहले कौन इशू करता है? तो कौन करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? नोटिफिकेशन को इशू करती है। एंड सर्कुलर कौन इशू करता है? हमारा सीबीडीटी करती है। ठीक है। एंड किसकी गाइडेंस में करा जाता है सर्कुलर इशू? ऑफिसर और एसएससी के गाइडेंस के अंदर में किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट, जो कि इसके अंदर में आपका केस लॉ आता है। केस लॉ कौन सा आता है? डील्ड केस लॉ आर डील्ड विद एट द फाइनल लेवल। ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे, जो कि नोट है। ठीक है। नोट इसमें आईसीआई ने भी कर रखा है इसके अंदर में। ठीक है। इस चीज को क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है। और इसके अंदर में क्या आता है? जो कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या आपकी एपेक्स बॉडी है, एपेक्स कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट क्या है आपका? एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है। इस चीज को क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। एपेक्स बॉडी, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है। इसके बाद आता है आपका चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है। जो कि रेट। ठीक है। फर्स्ट क्या आता है? इन सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 किस्म की बात करता है आपका, जो कि आपका होता है प्रीवियस ईयर। क्या होता है हमारा? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की बात करता है हमारा सेक्शन नंबर 4। ठीक है। असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, सेक्शन नंबर 4 बात करता है हमारा। ठीक है। जो कि चार्ज है, जो सेकंड पॉइंट दिखा रखे, देखिए सॉरी फर्स्ट से आते हैं। ठीक है। जो टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द ईयर बाय द फाइनेंस एक्ट एनुअल फाइनेंस एक्ट, यानी कि जो कि रेट्स को क्या करता है हमारा? वो प्रिस्क्राइब करता है फॉर द ईयर एनुअल फाइनेंस एक्ट ऑन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और बोथ। और सेकंड, ठीक है, जो कि चार्ज है वो एवरी पर्सन के ऊपर होता है। जो भी रेट्स हो गए, ठीक है, वो चार्ज एप्लीक हर एक पर्सन के ऊपर तो होता है, जो कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 31 के अंदर में डिफाइंड है। एंड जैसे कि मैंने बात करा सेक्शन नंबर 4 किसकी बात करता है? आपका प्रीवियस ईयर क्या होता है एंड असेसमेंट ईयर क्या होता है। एंड देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि प्रोवाइडेड है हमारे सेक्शन नंबर 172, 172, 74 एंड 174A, 175 एंड 176 के अंदर में क्या है? ठीक है। एक्सेप्शन है आपके। ठीक है। और जो कि आता है आपके इसके बाद, ठीक है, टोटल टैक्स एंड टैक्स पेबल। ठीक है। टोटल इनकम, टोटल इनकम कब निकल के आती है आपकी? कब कंप्यूट करते हैं हम? हाँ, ठीक है। टोटल इनकम कब निकल के आते हैं? जब आप, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है आपको? रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना पड़ता है। एंड आपको क्लासिफाइड करना पड़ता है आपकी जो हेड्स ऑफ इनकम है। ठीक है। जब आपके हेड्स ऑफ इनकम कितनी होती है? 5 तरह की हेड्स ऑफ इनकम होती है। ठीक है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट क्या होती है आपकी? इनकम अंडर दी हेड सैलरी। सेकेंड, हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड इज योर पीजीबीपी। फोर्थ इज योर कैपिटल गेन। फिफ्थ इज योर अदर सोर्सेज। ठीक है। तो जब हम टोटल इनकम की बात करते हैं, जो आपके यानी कि जब आपकी 5 हेड्स ऑफ इनकम होगी, इसका क्या कर देते हैं हम? सम कर देते हैं। तो उसके बाद क्या निकल के आता है आपके पास? ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आता है। ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद जो कि डिडक्शन गिवन होते हैं आपको, ठीक है, उसे लेस करने के बाद आपके पास क्या निकल के आता है? टोटल इनकम। उसको क्या कहते हैं हम? टोटल इनकम। देन टोटल इनकम के ऊपर क्या हम चार्ज करते हैं? जब हमारा टोटल इनकम निकल के आएगा, फिर आफ्टर क्या निकालते हैं हम? क्या डिटरमाइन करते हैं? आफ्टर डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी, देन क्या करते हैं हम? टैक्स लाइबिलिटी को क्या करते हैं? फाइंड आउट कर डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। जो कि उसे आप कह सकते हो जो कि टैक्स पेबल है। ठीक है। यानी कि जो हमें टैक्स पे करना है। और उसके बाद आ गया हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस। फर्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा? रेसिडेंशियल स्टेटस। हम रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते थे? आपका सेपरेट चैप्टर भी, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 आता है आपका। कौन सा है आपका? रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर नंबर 2 क्या आपका? रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है। उसके अंदर में क्या आता है आपका? रेसिडेंट के केस में क्या होता है आपका? यह पर्सन हमारा ROR है, तो उसके लिए भी हमारी कुछ कंडीशंस होती है। ठीक है। और या फिर ROR है। ठीक है। ROR या फिर RNOR है, या फिर डीम्ड रेसिडेंट। और नॉन रेसिडेंट के केस में तो आपका नॉन रेसिडेंट हो जाता है। रेसिडेंट के केस में कितना आता है आपके? 2 पार्ट्स आते हैं। ठीक है। जो कि हो गया रेसिडेंट है, या फिर ऑर्डिनली रेसिडेंट है, या फिर रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनली रेसिडेंट है। तो जो कि आपका
ऑर्डिनरी रेसिडेंट चेक करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या देखी जाती है आपकी एडिशनल कंडीशन रेसिडेंट के लिए, ठीक है। आपको रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना कि हमारा पर्सन रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट। तो उसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ता है आपको, बेसिक कंडीशंस होती है उसे चेक करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो हम किस में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 में। तो इसके बाद आपकी जो कि हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है, क्या करना है, क्लासीफाई ऑफ अंडर ई अंडर डिफरेंट हेड। जो आपके डिफरेंट हेड्स हैं तो उसमें क्या करना है आपको, क्लासीफाई करना है, ठीक है। कौन सी इनकम हमारी सैलरीज में आती है, कौन सी हाउस प्रॉपर्टी में आती है, कौन सी पीजीबीपी में आती है, कौन सी कैपिटल गेन में आती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम। फर्स्ट कौन सी होती है आपकी सैलरी, जैसे कि मैंने बोला आपकी अंडर दी हेड सैलरी होगी, अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। और जो कि पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जिसको कि कहते हैं पीजी बीपी, एंड कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, ठीक है। ये क्योंकि ठीक है, अदर सोर्सेज में जैसे कि आपकी लॉटरी इनकम होगी, ठीक है, वो भी हम सारी बात करेंगे हमारी सैलरी के अंदर में, ठीक है। देखिए जैसे कि हमारा फर्स्ट दे रखा है, ठीक है, सैलरी के अंदर में जो कि अंडर दी हेड सैलरी में हमारी कौन सी टैक्सेबल होगी, जैसे कि सैलरी होगी, पेंशन होगी, लाइक एसेट्रा, जो कि अर्न कर रहे हैं टैक्सेबल, वो किस में होगी हमारी टैक्सेबल, अंडर दी हेड सैलरी के अंदर में टैक्सेबल होगी। और हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी टैक्सेबल होगी, जैसे कि आपकी रेंटल इनकम होगी, तो किस में आएगी वो हमारी हाउस प्रॉपर्टी में। एंड अगर आप कोई भी बिजनेस या फिर प्रोफेशन आपका, ठीक है, या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करके करते हो, तो किसके अंदर में आएगी हमारी पीजीबीपी के अंदर में टैक्सेबल होगी। एंड जो कि आपकी कैपिटल एसेट्स लाइक लैंड बिल्डिंग शेयर्स, ठीक है, तो ये सारे अगर यहाँ से आपको कोई भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, अगर आप लैंड परचेज करते हो, ठीक है, लैंड को अगर आप सेल आउट करते हो, जो भी आपको उसका प्रॉफिट हो वो किसके अंदर में टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन्स में। एंड शेयर्स हो गए, शेयर्स को आप सेल आउट करते हो, किसके अंदर में टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन के अंदर में, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा किसके, अदर सोर्सेज, यानी कि जैसे कि आपकी कैजुअल इनकम है, ठीक है, कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम क्या होता है हमारे, जिसमें क्या आता है हमारा हॉर्स राइड, हॉर्स रेसिंग पे क्या करना, बैटिंग करना, कार्ड गेम्स, कार्ड गेम्स, कार्ड गेम्स हो गया, ठीक है। और ऐसे जितने भी आपके गैम्बलिंग हो गया, लाइक अ गैम्बलिंग, ठीक है, सारी किस्में आते हैं हमारे कैजुअल इनकम। तो जो कैजुअल इनकम होती है उसको क्या कहते हैं, स्पेशल इनकम। जो स्पेशल इनकम में होती है और कैसे कह सकते हो कैजुअल इनकम, वो किसके अंदर में टैक्सेबल होती है, आपकी इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, इनकम अंडर दी सॉरी इनकम अंडर दी अदर सोर्सेज के अंदर में क्या टैक्सेबल होता है हमारा, कैजुअल इनकम। इसके बाद आता है आपका, ठीक है, स्टेप नंबर 3, जो कि क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड्स, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका डिडक्शंस, कुछ डिडक्शंस गिवन है, लाइक हाउस प्रॉपर्टी में कितना डिडक्शंस हो गए लेट आउट में, ठीक है, ये लाइक एग्रीकल्चर इनकम हो गए, वो सारी चीजें हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम का अलग कंसेप्ट है हमारा, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट का अलग है। जैसे कि आपकी कोई भी इनकम अगर आप एग्रीकल्चर से जनरेट करते हो, कोई भी इनकम आपको होती है, तो क्या होती है आपकी एग्जाम्प्ट होती है, ठीक है। बट अगर उसी केस में अगर अगर आप डिविडेंड को क्या करते हो, अर्न करते हो, ठीक है, तो वो क्या होती है आपकी, अगर आप डिविडेंड को अर्न करते हो वो क्या होती है आपकी, वो आपका क्या होता है, कैपिटल गेन होता है, वो आपका क्या होता है, आपका कैपिटल गेन होता है, ठीक है। जब भी आपको डिविडेंड रिसीव्ड होता है, ठीक है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आती है, ठीक है। ऐसे जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वही एग्जाम्प्ट होती है। एंड इसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ हाउस माइनर एंड चाइल्ड, ठीक है, जैसे कि माइनर के केस में क्या कर ली जाती है, क्लबिंग कर ली जाती है। एंड हस्बैंड वाइफ के केस में भी, हस्बैंड एंड वाइफ के केस में भी क्या होता है, जो उनकी इनकम होती है उनकी इनकम को क्या कर लिया जाता है, क्लब कर लिया जाता है। एंड इसका भी क्या आपका सेपरेट चैप्टर एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, इसका भी आपका क्या है, एक एक सेपरेट क्या चैप्टर है, इसका भी एक सेपरेट चैप्टर है, ठीक है, जो कि हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके केसेस में। जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर में कोई भी लॉस हुआ है, ठीक है, तो इस ईयर में क्या कर सकते हो आप, असेसमेंट ईयर में क्या कर सकते हो, ठीक है, लाइक जैसे कि आपने जो कि प्रीवियस आपका असेसमेंट ईयर था, जब उसमें आपने आईटीआर को फाइल करा था, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को क्या करा था, फाइल करा था, ठीक है। तो जब आपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करा था, अगर उसमें आपको कोई भी लॉस हुआ था, तो ठीक है, तो आपने उसे क्या कर दिया था, आगे को बढ़ा देता, यानी कि कैरी फॉरवर्ड कर देता। जो अब आपका नेक्स्ट असेसमेंट ईयर आएगा उसमें क्या करोगे आप, उस लॉस को क्या कर दोगे, आप सेट ऑफ कर दोगे
ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। आखिर हम कंप्यूटेशन कैसे करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम का। ठीक है, तो वो मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए भी थे पहले भी। ठीक है, ठीक है, ऐसे कंप्यूट करेंगे पहले तो ग्रॉस टोटल इनकम को। जैसे कि आपके बात कर ली थी जितने भी हमारे स्टेप उसके बाद क्या आता है आपका ग्रॉस टोटल इनकम। जब ग्रॉस टोटल इनकम आएगा उसके बाद जो कि आपके ग्रॉस टोटल इनकम पे क्या लगने वाला है आपका डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन लगने वाला है उसके बाद क्या निकल के आएगा आपके पास टोटल इनकम। उसके बाद क्या निकल के आएगा आपके पास टोटल इनकम। अब जो कि ग्रॉस टोटल इनकम के डिडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से। ठीक है, जैसे कि आपका डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है और सेकंड आता है आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 AA। ठीक है, तो सेक्शन नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 6 ए में क्या आता है आपका डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट। ठीक है, आखिर इसके इसमें आपकी जो की आती है इनकम लाइक का जैसे कि आपका होगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो गया। ठीक है, तो इसके केसेस में भी आपको डिडक्शन मिलता है लाइक का PF हो गया। ठीक है, एंड पेंशन फंड हो गया, लाइक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, लाइक इस ऐसे तरीके क्या क्या होते हैं आपको डिडक्शन इसमें मिल जाते हैं आपको। जैसे कि हो गया डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गया, ठीक है, रेंट पे हो गया, ये सारी चीजें में क्या मिल जाता है आपको। ठीक है, डिडक्शंस मिल जाता है अंडर चैप्टर 6 ए में। एंड इसके बाद आता है आपका कुछ सर्टेन इनकम से दे रखी है जिसके केस में और भी डिडक्शंस मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, तो न्यू एम्प्लॉयज में ठीक है जो हमारे न्यू एम्प्लॉय है तो उसमें भी क्या मिलता है डिडक्शंस हो गए जैसे कि रॉयल्टी इनकम। ठीक है, तो ये इसमें भी क्या आता है आपका रॉयल्टी इनकम का बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, रॉयल्टी ऑन पेटेंट, अगर पेटेंट है पेटेंट पे आपको रॉयल्टी मिलती है। ठीक है, तो उस केस में अगर वहां से इनकम होती है तो उसमें भी आपको क्या मिलता है डिडक्शन मिलता है अंडर चैप्टर 6 ए में। एंड डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम में भी ये सारी क्या है आपके डिडक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिडक्शंस की बात कर रहे हैं। और इसके बाद क्या आता है आपका निकल के स्टेप नंबर 8 में। ठीक है, जो कि निकल के आता है आपका टोटल इनकम। जब आपका टोटल इनकम निकल के आ जाता है, ठीक है, क्या निकल के आता है टोटल इनकम, तो उसके बाद क्या निकल के आता है हमारा क्या कंप्यूट करते हैं हम टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी को करते हैं कंप्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने जो कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, स्टेप क्या आपका फर्स्ट रेसिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करना। ये पर्सन हमारा रेसिडेंट है या फिर हमारा नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है। ठीक है, जो कि होता है आपका क्लैरिफिकेशन। ठीक है, क्लैरिफाई करना जो कि आपके अंडर दी हेड 5 हेड्स ऑफ इनकम है। ठीक है, तो उनको क्या करना है क्लैरिफाई करना है। जैसे कि आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम है। फर्स्ट सैलरी। ठीक है, फर्स्ट क्या आपकी सैलरी, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड थर्ड इज योर PGBP, एंड फोर्थ कैपिटल गेन, फिफ्थ इज योर अदर सोर्सेज। ठीक है, तो इनको क्या कर रहे हैं हम क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारी कौन सी जैसे कि लाइक आपका पेंशन किस में आता है सैलरीज में आता है। ठीक है, आपको अगर कहीं से रेंट रिसीव्ड होगा, ठीक है, हाउस का रेंट रिसीव्ड होगा तो किस में जाएगा आपका हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। PGBP अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज को ठीक है सेल आउट करते हो वहां से आपको प्रॉफिट अर्न होता है तो किस में जाता है आपका। ठीक है, किसमें जाता है आपका PGBP के अंदर। कैपिटल गेन्स के अंदर में अगर आप ठीक है सेल या फिर परचेज करते हो लैंड को उससे अगर कोई भी आपको जो भी गेन होगा या फिर कह सकते हैं प्रॉफिट होगा शेयर्स को सेल करके आपको जो भी गेन होगा वो क्या होगा आपका कैपिटल गेन हो गया। एंड अदर सोर्सेज में क्या आते हैं एक आपका कैजुअल इनकम हो गया, गैम्बलिंग इनकम हो गया। ठीक है, जितनी भी स्पेशल इनकम है वो किसमें आती है हमारी अदर सोर्सेज में आती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है आपका ठीक है जो कि होता है आपका अप्लाई होता है क्लबिंग प्रोविजन। उसके बाद क्या होता है आपका क्लबिंग प्रोविजन को क्या करा जाता है अप्लाई किया जाता है। क्या हो रहा है वेट वेट आई थिंक सही हो गया। यस यस हाँ जी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका क्लबिंग करना।
ठीक है। किसको क्लब करना, जो भी आपके क्लबिंग करना है, यानी कि जो आपकी क्लबिंग ऑफ इनकम है, लाइक अ माइनर हो गया, इन केस ऑफ माइनर, माइनर हो गया, स्पाउस हो गया, स्पाउस माइनर, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो स्पाउस हो गया, माइनर हो गया, और ठीक है एसेट्रा, ठीक है। और हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ की क्या, वाइफ की इनकम क्या करी जाती है, हमारा क्लब किया जाता है। उसके बाद क्या करना है हमें, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करना, ठीक है, एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ठीक है। एंड उसके बाद क्या निकल के आता है आपके पास, जीटीआई यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम। जब आपका ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आएगा तो उसमें क्या क्या लेस करते हैं हम, डिडक्शंस को क्या करते हैं, लेस करते हैं। फिर आपका के पास क्या निकल के आता है, टोटल इनकम। टोटल इनकम निकल के आएगा, फिर क्या आप फाइंड आउट करोगे, टैक्स लाइबिलिटी को, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, ठीक है, जो कि इसके बाद आते हैं हमारे रेट्स आते हैं, ठीक है। रेट किसकी बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो पहले किसकी बात कर रहे हैं हम, उसकी बात करते हैं, जो कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ठीक है। दो तरीके के हमारे टैक्स रिजीम होते हैं, एक तो होता है हमारा डिफॉल्ट, ठीक है, इसे क्या कर लेंगे, स्टार मार्क्स कर लेंगे, मार्क कर लेंगे स्टार। एक होता है आपका डिफॉल्ट, एक होता है आपका डिफॉल्ट, और एक होता है आपका ऑप्शनल, ऑप्शनल। और हम किसकी बात कर रहे हैं भी, डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लाइक जो कि पर्सन में क्या क्या इंक्लूड होता है आपके, इंडिविजुअल, एच यू एफ, ए ओ पी, बी ओ आई एंड ए जी पी यानी कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो कि हम इनकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में भी क्लियर करेंगे, ठीक है। जो कि आपके टैक्स रेट की बात करें, किसकी बात करें, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम्स में, ठीक है। जो कि डिफॉल्ट टैक्स रिजिम्स में जो कि बेसिक अजम्पशन लिमिट कितनी है, ठीक है, बेसिक, बेसिक, बेसिक अजम्पशन लिमिट कितनी है इसमें, हमारी बेसिक अजम्पशन लिमिट है 3 लाख की, क्या, बेसिक अजम्पशन लिमिट, ठीक है। जो कि इसमें गिवन भी दे रखी है, ठीक है, जो कि गिवन भी हमें बेसिक अजम्पशन लिमिट, बेसिक assumption limit under section 115 BAC is 3 लाख, ठीक है, गिवन भी कर रखी है उन्होंने, ठीक है। दिस मीन्स डेट नो टैक्स इज पेबल बाय द SEC, यानी कि जब आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट, अगर आपकी इनकम, क्या बोलो, जब आपकी इनकम अप टू रुपीज, अप टू रुपीज, अगर 3 लाख, 3 लाख तक की होती है अगर आपकी इनकम अप टू रुपीज, तो उस पर आपका कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, यानी कि नील होता है। अगर उससे ऊपर अगर आप अर्न करते हो, क्या सर, जैसे कि बोल दिया, अगर हमारी इनकम अप टू रुपीज 3 लाख है, ठीक है, जैसे कि हमें तो कोई टैक्स पे नहीं करना, तो क्या हमें ITR को फाइल नहीं करना, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना, बट उस केस में भी आपको ITR को फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपको कोई भी, अगर जैसे कि आपका टैक्स बिल्कुल नहीं बनता, बट आपको फिर भी ITR को क्या करना है, फाइल करना है, ताकि आपको बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स की तरह, इनकम की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसके केस में पहले तो हम रेट की बात करते हैं, ठीक है। अगर आपकी इनकम अप टू रुपीज, ठीक है, अगर आपकी इनकम अप टू रुपीज 3 लाख है, तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है, कोई भी टैक्स को पे नहीं करना है। और उसके बाद अगर इनकम 3 लाख से ऊपर जाती है और अप टू रुपीज 7 लाख होती है, तो उस पर कितना लगेगा आपका, 5% का रेट, ठीक है। ताकि मैं अभी लिखते चल रहा हूँ, ताकि आपको याद भी होते रहे और आप भी लिखते हुए चले। एंड 7 लाख टू, अगर इनकम आपकी 10 लाख तक होती है, अप टू रुपीज 10 लाख, तो उस पर कितना लगता है आपका 10%, कितना लगता है 10%। एंड नेक्स्ट, अगर आपकी इनकम, ठीक है, अगर 10 लाख से अगर 12 लाख तक की होती तो 15%, एंड 12 लाख टू 15 लाख तो 20%, एंड अगर 15 लाख से अगर ऊपर पहुंच जाती, चाहे 1 रुपया क्यों ना पहुंच जाए, ठीक है, या फिर 10 रुपीज हो, या फिर 100 हो, या फिर 1000 हो, या फिर 1 CR हो, चाहे 10 CR हो, तो उसके ऊपर कितने का रेट लगेगा आपका, 30%, ठीक है। चाहे वो इनकम कितनी भी पहुंच जाए, कितनी ऊपर पहुंच जाए, तो उस पर क्या लगेगा आपका 10%। अगर अबव चली जाती है 15 लाख से, तो उस पर क्या लगेगा 30% का टैक्स रेट। और इसके बाद आता है आपका ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ठीक है। फर्स्ट किसकी बात कर ली हमने, फर्स्ट बात कर ली हमने, ठीक है, पहले रिवाइज करेंगे, फर्स्ट किसकी बात कर ली हमने, डिफॉल्ट की, ठीक है, डिफॉल्ट की बात कर ली। इसमें बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या है, बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या गिवन थी, 3 लाख, 3 लाख,
ठीक है। और इसमें जो कि टैक्स रेट की बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट क्या लगता है आपका 5%, सेकेंड 10%, फिर 15%, फिर 20% एंड फिर 30%। ये क्या हो गया आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजिम का। एंड सेकंड क्या आ गया आपका ऑप्शनल, ऑप्शनल टैक्स, टैक्स रिजिम। ठीक है, ये किसका आपका ऑप्शनल टैक्स रिजिम में क्या होता है आपका बेसिक अजम्पशन लिमिट कितनी होगी। फर्स्ट बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या होगी आपकी 2,50,000 की होगी बेसिक अजम्पशन लिमिट। ठीक है। अब जैसे कि अब काफी केसेस में आ रहे हैं, इंडिविजुअल हो गया, एच हो गया, बीओआई हो गया, एजेपी हो गया, ये सब किसमें इंक्लूड होते हैं हमारे, ये किसमें इंक्लूड होते हैं हमारे पर्सन्स में क्या होते हैं हमारे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड होता है हमारे पर्सन्स में, पर्सन्स में हमारे क्या क्या इंक्लूड होते हैं। तो क्या क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है हमारा इंडिविजुअल, फर्स्ट हो गया इंडिविजुअल, सेकंड एच, थर्ड, थर्ड फर्म, फर्म में क्या होता है हमारा इंक्लूडिंग होता है, इंक्लूडिंग क्या होता है इंक्लूडिंग होता है हमारा एलएलपी। एंड फोर्थ, फोर्थ फोर्थ क्या हो गया हमारा, ठीक है, पहले क्या हो गया हमारा इंडिविजुअल एच फर्म, फिर फोर्थ हो गया हमारा एओपी, एओपी, अरे यार फिर आने लग गया है। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा एओपी, एओपी, बीओआई, एजेपी। ठीक है। और फिफ्थ, और क्या क्या होता है बताइए, एओपी हो गया, बीओआई हो गया, एजेपी हो गया, फर्म हो गया, एंड कंपनी, 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 ये सारे क्या होते हैं हमारे इंक्लूड होते हैं पर्सन के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमारा इंडिविजुअल हो गया, जो कि इंडिविजुअल हो गया, तो इंडिविजुअल वाला केस आपके लिए पता है सबसे ज्यादा एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इंडिविजुअल से ही आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पर्सन अगर हमारा इंडिविजुअल है एंड उसकी एज गिवन है, ठीक है, सीनियर सिटीजन केस में क्या होगा, वेरी सीनियर सिटीजन के केस में बेसिक एग्जाम्पशन में क्या होगी, तो वो सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, जैसे कि अब हमारा आता है, हमने किसकी बात करते थे अपने टॉपिक पे आता है ऑप्शनल टैक्स रिजीम की बात करें, जिसके केस में आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट कितनी है, बेसिक अजम्पशन लिमिट, जैसे कि हमारे, ठीक है, आईसीआई वालों ने भी डिफाइंड कर रखा है 2,50,000 क्या है। ठीक है, बेसिक अजम्पशन लिमिट गिवन है, दिस मीन्स जो कि नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट, एक्ट। ठीक है, अगर आपकी इनकम अप टू रुपीज 2,50,000 है एज पर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, तो उस केस में क्या है, उस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना बाय इंडिविजुअल। ठीक है, किसके केस में, इंडिविजुअल के केस में। ठीक है, अगर आपकी टोटल इनकम, टोटल इनकम कितनी है 2,50,000, 2,50,000 है, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। दोज इंडिविजुअल उस टोटल इनकम मोर देन, ठीक है, अगर मोर देन 2,50,000 चली जाती है बट लेस देन, ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे 2,50,000। ठीक है, फर्स्ट क्या लिखेंगे, अगर इनकम 2,50,000, 2,50,000 से अगर आपकी इनकम बट अप टू रुपीज 5 लाख है, तो कितने का रेट लगेगा इस पे, कितना लगेगा आपका 5%। ठीक है, लिखते हुए चलेंगे तो कितना लगेगा 5%। अगर आपकी इनकम 5 लाख, 5 लाख टू टू 10 लाख, अप टू रुपीज 10 लाख है, ठीक है, इस चीज का याद रखेंगे, तो उस पर कितना लगेगा आपका 20%। अगर आपका 10 लाख से अगर क्रॉस कर जाती है, ठीक है, अब रुपीज 10 लाख, 10 लाख अब, तो कितने का लगता है रेट, 30%। ठीक है, अगर आपकी इनकम 2,50,000 है, आपकी इनकम अप टू रुपीज 2,50,000, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। अगर आपकी इनकम 2 लाख
50,000 से अगर मोर देन हो जाती है और 5 लाख से कम होती है, अप टू ₹5 लाख, ठीक है, तो कितना लगता है उस पर? 5% लगता है। अगर 5 लाख टू 10 लाख होती है तो उस पर कितना लगता है रेट हमारा? 20%, ठीक है। एंड अगर 10 लाख से अब चली जाती है तो इनकम उस पर कितना लगता है? 30%, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा आपके, ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में एंड ऑप्शनल टैक्स रिजीम में, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट का कितना था हमारा? बेसिक अजम्पशन लिमिट था 3 लाख, ऑप्शनल में था 2,50,000, ठीक है। ये हो गया आपके बेसिक अजम्पशन लिमिट, ठीक है। तो इन चीज़ों को क्या रखना है, हमें याद रखना है, इसी से हमारे क्वेश्चन भी सोल्व होंगे। एंड हमारा सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज की बात करेंगे एंड रिबेट की बात करेंगे अंडर सेक्शन 87A, ताकि, ठीक है, अगर आपकी इनकम, क्या बात करें, ठीक है, अगर आपकी टोटल इनकम, कल्सर कहाँ गया यार, अगर आपकी, ठीक है, सरचार्ज क्या होता है? पहले होता है यानी कि टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है, यानी कि टैक्स पर भी क्या लगता है हमारा? टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर भी क्या लगता है हमारा? टैक्स लगता है, उसे क्या कहते हैं हम? सरचार्ज। और कब लगता है? अगर आपकी टोटल इनकम, टोटल इनकम अगर आपकी 50 लाख को क्या कर जाती है? एक्सीड कर जाती है, तो क्या लगता है आपके ऊपर? सरचार्ज लगता है। क्या बात करिए, टोटल इनकम जो 50 लाख को क्या कर जाती है? एक्सीड कर जाती है, देन क्या लगता है आपके ऊपर? एप्लीकेबल होता है सरचार्ज। एंड रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A अगर आपको क्लेम करना है, क्या बात करूं, अगर आपको क्लेम करना है, ठीक है, क्लेम करना है अगर रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो इसके लिए आपको जो कि फर्स्ट देखना होगा कि आपको अगर रिबेट चाहिए तो आप क्या होने चाहिए? रेसिडेंट होने चाहिए। अगर नॉन रेसिडेंट होंगे तो नॉन रेसिडेंट में आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी अंडर सेक्शन 87A। अगर आपकी टोटल इनकम अगर 7 लाख को एक्सीड कर जाती तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर जो 7 लाख की आपकी टोटल इनकम को एक्सीड नहीं करनी चाहिए तो आपको कितना रिबेट मिलेगा एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC? तो कितने मिलेगा आपको? 5 लाख। एंड नॉर्मल प्रोविजन एक्ट जो कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम्स में, ठीक है, अब जो कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम की बात करें, ठीक है, डिफॉल्ट के अकॉर्डिंग 7 लाख को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर 7 लाख को एक्सीड करनी चाहिए, ठीक है, ये क्या था ऊपर वाला, क्या था आपका? ऊपर किसका था आपका? ठीक है, अगर 7 लाख को एक्सीड कर जाती है तो जो कि आपकी क्या बोले फिर से, टोटल इनकम एक्सीड 7 लाख व्हेन द फॉर्मर इज ग्रेटर देन द लेटर, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है आपका? अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है, अगर 7 लाख को एक्सीड कर जाती है तो आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। 7 लाख को एक्सीड नहीं करनी चाहिए और रेसिडेंट होना चाहिए रिबेट के केस में। और इसके बाद आता है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। आखिर हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है क्या? तो पहले तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। आखिर ये गवर्नमेंट हमसे क्यों कलेक्ट करती है, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस? ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है? एक ये वन पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्पस पर्पस एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्या करेगी? यूज करेगी। जैसे क्या लिखा है हमारा? एंड हेल्थ एंड एजुकेशन। तो गवर्नमेंट जो कि आपसे इस पे जो कि फ्लैट रेट कितना कलेक्ट करती है टैक्स? 4% का कलेक्ट करती है, तो जो कि हेल्थ और एजुकेशन पे ही गवर्नमेंट खर्चा कर सकती है, जितना भी है उनको, गवर्नमेंट को यहाँ से जितना भी अमाउंट मिलेगा वो किस पे सिर्फ एक्सपेंडिचर करेगी? हेल्थ एंड एजुकेशन पे। इसके सिवाय किसी पर भी खर्चा नहीं कर सकती है। और इसका फ्लैट रेट कितना होता है? जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, इसमें आपका फ्लैट रेट कितना होता है? आपका फ्लैट रेट होता है 4% क्या होता है? फ्लैट रेट होता है, ठीक है, इनकम टैक्स। देन प्लस क्या होता है आपका? सरचार्ज। पहले क्या निकालते हो, ठीक है, जब आप पहले क्या निकालते हो? अगर टोटल इनकम अगर एक्सीड कर जाती है 50 लाख को, क्या बोला है? 50 लाख को एक्सीड कर जाती है अगर 50 लाख को, ठीक है, तो जो आपकी क्या निकल के आती है? टोटल इनकम निकल के आती है।
टोटल इनकम निकल के आ गया आपकी, अगर आपकी 50 लाख को एक्सीड कर जाती है तो क्या निकालते हो अब, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी बिफोर बिफोर सरचार्ज, बिफोर सरचार्ज निकलने के बाद आप क्या ऐड करते हो, ऐड क्या करते हो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका कि फ्लैट रेट कितना होता है 4%। ठीक है, हर एक पर्सन के ऊपर जो कि लाइबल होता है टैक्स पे करने के लिए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एसईसी। जो कि एसईसी लाइबल होता है टैक्स को पे करने के लिए, जो भी पर्सन, ठीक है, तो हर एक पर्सन के ऊपर क्या लगता है आपका, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका कि फ्लैट रेट कितना होता है 4% होता है। ठीक है, इसके बाद AMT आ गया। AMT क्या होता है, जिसके अंदर में क्या कर सकते हो आप, एलिजिबल हो, अगर आप एलिजिबल हो तो क्या कर सकते हो आप, क्लेम कर सकते हो किसको, डिडक्शंस को क्या कर सकते हो आप, क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है, और जैसे कि इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है, AMT में एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो गया एंड ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ठीक है, बट इसको ज़्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये। ठीक है, जैसे कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसे अभी हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसे क्या करें हम, होल्ड पे रख रहे हैं, होल्ड, यानी कि इसे कवर अप करेंगे। ऐसा नहीं हम कि मॉड्यूल को हम मतलब कि मॉड्यूल में दे रखा है बट हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे, बट अभी हम इसे होल्ड पे रखेंगे। स्टेप नंबर सेकंड, जैसे कि आपके एडवांस टैक्स हो गया। ठीक है, एडवांस टैक्स कब होता है आपका, जैसे कि नाम से पता है, अगर आप एडवांस में टैक्स को क्या करते हो, पे करते हो। ठीक है, अगर आप एडवांस में टैक्स को क्या करते हो, पे करते हो, टैक्स को क्या करते हो, पे करते हो, तो आपको क्या मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलता है, कुछ कुछ डिडक्शंस कह सकते हो, डिडक्शंस कह सकते हो, रिबेट कह सकते हो, रिबेट कह सकते हो। ठीक है, बेनिफिट कह सकते हो, बेनिफिट, आपको कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, अगर आप एडवांस में टैक्स पे करोगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको उसमें क्या दे देगी, थोड़ी सी छूट दे देगी। ठीक है, आपको कुछ अमाउंट होगा जो कि आपका रिफंड रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, एडवांस टैक्स के केस में, एंड टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, एडवांस टैक्स बता दिया, एंड टैक्स डिडक्टेड। ठीक है, और इसके केस में अगर आप, अगर लेट भी, अगर जैसे कि अगर आप लेट पे करते हो, अगर आप, ठीक है, टैक्स को अगर लेट पे करते हो तो उसके इसमें आपके ऊपर क्या लगा जाता है, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। एंड एडवांस टैक्स में भी आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, आप कुछ भी बोल दीजिए, जो आप पे करोगे उसमें डिडक्शन मिल सकता है, रिबेट तो मिलता ही है। ठीक है, आपको डिडक्शन लगाने के बाद भी जब आप पे करोगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको, कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, या फिर कह सकते हो उसमें से कुछ आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका टैक्स पेबल एंड टैक्स रिफंडेबल निकल के आता है, जिसको कि कहते हैं हम टैक्स लाइबिलिटी, जिसको क्या कहते हैं हम स्टेप नंबर 15 में टैक्स, टैक्स लाइबिलिटी, इसे क्या कहते हैं हम, और टैक्स लाइबिलिटी, जो कि हमारा एंड वाला होता है स्टेप। ये क्या हमारे स्टेप नंबर 15। ठीक है, जो कि एंड में क्या निकल के आता है हमारा, टैक्स लाइबिलिटी, जो कि हम पे करते हैं। इसके बाद आता है आपका रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम का भी क्या आपका एक, एक क्या है, सेपरेट चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसे डिटेल्ड में पढ़ेंगे, उसका भी हमारे एक चैप्टर है सेपरेट। ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे उस चैप्टर के अंदर में, रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, हम रिटर्न फाइल करते हैं, अगर एडवांस में कर देते हैं तो क्या होगा, अगर हम लेट पे करते हैं तो क्या होगा, वो कौन कौन सी हमारी ड्यू डेट्स होती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम किसमें पढ़ने वाले, रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर में। इसके बाद हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, लाइक का हमारे एसएससी कौन होता है, असेसमेंट ईयर क्या कौन सा होता है, ठीक है, कैपिटल क्या होती है हमारी, एसेट्स क्या होती है, सारी चीजें हमारी किसमें आती है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में होगी। ठीक है, जो कि होगी इसमें, जैसे कि हमारे जनरल क्लॉज एक्ट और डिक्शनरी, जो कि टर्म नॉट डिफाइंड अंडर एक्ट, इस चीज को पता क्या कर लोगे आप, हाईलाइट कर लोगे, कौन से वाले टॉपिक को हाईलाइट कर लोगे, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसे क्या कर लोगे आप, बुक में मार्क कर लोगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि एसएससी, एसएससी कौन होता है पर्सन,
ठीक है, जो कि लायबल होता है पे करने के लिए, ठीक है, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो एनीथिंग को, ठीक है, या फिर सम ऑफ मनी कह सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारा फर्स्ट है, ठीक है, एसएससी कौन होता है, वो पर्सन होता है जो कि एनी टैक्स, क्या बोले, एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट, क्या बोले, अंडर दिस एक्ट इन एडिशन इट इज इंक्लूड, सॉरी, ठीक है, वो पर्सन होता है जो कि कोई भी टैक्स हो गया या फिर एनी अदर सम ऑफ मनी पेबल है, ठीक है, जो कि पेबल है, ठीक है, अंडर दिस एक्ट, ठीक है, कौन सा एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, अंडर अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो जो एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any proceeding under this act has been taken for the assessment year, ठीक है, कौन सी होगी, लाइक आपकी इनकम है, ठीक है, जो आपकी टोटल इनकम निकल के होती है, ठीक है, फर्स्ट इनकम एंड इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज एसेसेबल, ठीक है। तो इन चीजों को क्या कर लेंगे, एक बार आप रीड कर लें जल्दी से, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स को जल्दी से रीड कर लें, ठीक है। और जो कि लास्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, जो हर एक एसईसी, एसईसी इज अ पर्सन, एसईसी कौन होता है, वो पर्सन होता है जो कि लाइबल होता है, बट एवरी पर्सन, जरूरी नहीं है कि वो हमारा एसईसी हो, ठीक है। जैसे कि अब आप हो गए माइनर हो, ठीक है, तो माइनर के केस में क्या आप एसईसी हो गए, नहीं, माइनर के केस में कभी भी आप एसईसी नहीं होगे, ठीक है। सो जल्दी से रीड कर ले, एसईसी वाला कंसेप्ट एक बार रीड कर ले, सारे के सारे पॉइंट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पॉज करें एंड फिर रीड कर ले, फिर राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर ले, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा असेसमेंट क्या होता है, ठीक है, असेसमेंट क्या है, ये एक प्रोसीजर है, ठीक है, क्या है कि प्रोसीजर है, असेसमेंट क्या है, प्रोसीजर है बाय विच द इनकम ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड, ठीक है, क्या है असेसमेंट, आप इनक जो कि एसएससी की इनकम होती है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने का, डिटरमाइन करने का एक प्रोसीजर है, ठीक है। एक तो होता है हमारा बाय वे ऑफ नॉर्मल असेसमेंट, ठीक है, फर्स्ट क्या होता है आपका नॉर्मल असेसमेंट, सेकंड क्या है रीअसेसमेंट ऑफ एन इनकम, ठीक है, प्रीवियसली असेस्ड, और असेसमेंट प्रोसीजर विल बी डील विद इन डिटेल्स एट द फाइनल लेवल, ठीक है। असेसमेंट का वो आता है आपका फाइनल लेवल में, क्या किया जाता है आपका असेसमेंट, ठीक है। इसके बाद पर्सन, ठीक है, बहुत देर से हमने पर्सन पर्सन करी है, तो पर्सन क्या क्या आता है आपका, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 31, तो हमने अभी से सब सेक्शन क्यों नहीं रीड करा, क्या हमने ऐसे क्यों नहीं करा, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 31 क्यों नहीं रीड करा, ठीक है। और असेसमेंट के केस में भी हमने सेक्शन नंबर 2 और क्लॉज नंबर 8 क्यों रीड करा, सब सेक्शन क्यों नहीं रीड करा, तो क्यों, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या हम किसकी बात करते हैं, क्लॉज की, ठीक है। पर्सन में हमारे क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ठीक है, पर्सन में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, फर्स्ट हमारा इंडिविजुअल होता है, सेकंड एचयूएफ, कंपनी, कंपनी, फर्म, फर्म के अंदर मैं फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है, फर्म में क्या होता है हमारा, इंक्लूडिंग होता है, इंक्लूडिंग होता है एलएलपी, एलएलपी हमारे क्या होता है, इंक्लूड होता है, एंड एओपी, बीओआई, एंड लोकल अथॉरिटी, ठीक है, लोकल अथॉरिटी, जो कि मैं लिखना भूल गया था पर्सन्स में, ठीक है, आप राइट डाउन कर लेंगे, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जिसको कि हम कहते हैं ए जे पी, ठीक है। तो एजेपी यानी कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सारे क्या हमारे पर्सन के अंदर में इंक्लूड होते हैं, एंड इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल के केस में क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए हमारा, इंडिविजुअल के केस में नेचुरल पर्सन होने चाहिए, ठीक है, लाइक अ ह्यूमन बींग, ठीक है, चाहे फिर वो हमारा मेल हो या फिर फीमेल हो या फिर बोथ हो, जिसको कि ट्रांसजेंडर कहते हैं,
ठीक है, फिर वो बाद में कोई भी हो, ठीक है, बट वो क्या होना चाहिए, हमारा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए और नेचुरल पर्सन, जैसे कि लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है, हमारा इंक्लूड होता है माइनर, हमारा इंक्लूड होता है पर्सन, और अनसाउंड माइंड, ये भी हमारे क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा HUF। HUF यानी कि हिंदू, HUF क्या होता है हमारा, हिंदू अनडिवाइडेड, अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, जिसको कि ट्रीट कैसे किया जाता है, सेपरेट एंटिटी फॉर पर्पस ऑफ असेसमेंट, ठीक है, जो कि डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ द टर्म पर्सन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31, द लेवी ऑफ द इनकम टैक्स इज ऑन एवरी पर्सन, ठीक है, टैक्स इज पेबल बाय ह्यूमन बीइंग। HUF के अंदर में कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। HUF के अंदर में कितने मेंबर्स होते हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे, ठीक है। जो कि हेड्स ऑफ फैमिली, जो हमारा हेड ऑफ फैमिली होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, जो हमारा हेड ऑफ फैमिली होती है उसे क्या कहते हैं हम, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करें। और जो हेड ऑफ फैमिली किसे कहते हैं, हेड ऑफ फैमिली किसे कहते हैं हम, कर्ता को, ठीक है, और जिसको कि हम को पार्टनर कहते हैं, ठीक है, जिसको कि हम को पार्टनर भी कहते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हो गया हमारा HUF, ये हमारे एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल को, इस चीज को एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। इसको ओनली क्या करना है, रीड करना है आपको, ठीक है, रीड करना है बस, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कंपनी, ठीक है। कंपनी क्या है, ये आपकी वाइडर कोनोटेशन है, क्या आपकी वाइडर कोनोटेशन है, वाइडर कोनोटेशन। एंड कंपनी मीन्स, ठीक है, कंपनी किसमें डिफाइंड है आपकी, अगर इंडियन कंपनी की बात करते हैं तो इंडियन कंपनी डिफाइंड है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 26 में। अगर सेपरेट कंपनी की बात करते हैं तो किसमें, 2 क्लॉज 17 के अंदर में। एंड जो कि आपकी बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट लाइक अ फॉरेन कंपनी, ठीक है, ये सारी किसमें आते हैं, हमारी कंपनीज के अंदर में आते हैं, ठीक है। जो भी आपके बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, एंड CBDT होगी जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है, डेट इज योर, ये सारे क्या आ गया आपके कंपनीज के अंदर में आते हैं। एंड क्लासेस ऑफ कंपनी, कितनी तरीके की कंपनी होती है, फर्स्ट होती है आपकी डोमेस्टिक कंपनी, फर्स्ट कौन सी होती है, डोमेस्टिक कंपनी, एंड फॉरेन कंपनी, ठीक है। फॉरेन कंपनी कौन सी होती है, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, इंडिया में, ठीक है। और उसका जो कि क्या बोला है, इनकॉर्पोरेटेड कहाँ हुई है, आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस का है इंडिया में, तो उसे क्या कहते हैं, फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, जो कि इनकॉर्पोरेटेड कहाँ हुई है, इंडिया में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। किसे कहते हैं, एक बार लिख लेंगे, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक कंपनी किसे कहते हैं, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है कहाँ हुई है, इंडिया में, और प्लेस ऑफ बिजनेस का है, प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस इंडिया, इंडिया, और आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, तो उसे क्या करेंगे हम, क्या कहेंगे, डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी कौन सी होती है हमारी, जो कि इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है, आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। एंड जो कि प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस का है हमारा, इंडिया में, तो उसे क्या कहेंगे हम, फॉरेन कंपनी, ठीक है। अब जैसे कि हमारी इंडियन कंपनी आ गई, तो इंडियन कंपनी वही है कि फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन का होना चाहिए, इंडिया के अंदर में होना चाहिए, ठीक है, अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, या फिर जो ये तो हमारा प्रीवियस है, ठीक है, जो कि बुक में डिफाइंड है, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1956। तो अभी हमारा करेंटली में क्या चल रहा है, 2013,
कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, ठीक है, जिसके अंदर की रजिस्टर्ड हुई है और भी इंडिया में हो तो उसे क्या कहेंगे हम, इंडियन कंपनी। एंड प्लेस ऑफ बिजनेस का इंडिया में, एंड ऑफिस लोकेशन की बात करते हैं तो वो क्या होनी चाहिए, इंडिया के अंदर में, तो उसे क्या कहेंगे हम, इंडियन कंपनी। एंड फॉरेन कंपनी मीन्स एन इंडियन कंपनी, एक तरीके से क्या कर सकते हैं, वो हमारी इंडियन कंपनी है, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है हमारा, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मैंने बता ही दिया, जो कि डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो कि हमारी डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, तो इसके केस में आप वो वाले 2 पॉइंट ऐड कर लोगे, जो कि इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है हमारी आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस का है हमारा, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इन इंडिया, ठीक है। एक बार रीड कर लेंगे फॉरेन इनकम, एक बार रीड कर लें फॉरेन इनकम, तब तक आता हूँ। आई थिंक आपने रीड कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका क्लासेस में, ठीक है, जैसे कि हमारी डोमेस्टिक कंपनी हो गया, फॉरेन कंपनी हो गया, डोमेस्टिक के अंदर क्या आता है हमारे इंडियन कंपनी, ठीक है। इसे चार्ट फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी को क्या कहते हैं हम, इंडियन कंपनी भी कहते हैं, ठीक है, इंडियन कंपनी भी कहते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और जो कि फॉरेन कंपनी होती है, जो कि डोमेस्टिक कंपनी नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं हम, फॉरेन कंपनी। जो कि हमारी डोमेस्टिक कंपनी नहीं होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, फॉरेन कंपनी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारी गवर्नमेंट और आरबीआई की ओनरशिप और पार्टीशन, ठीक है। जो कि कंपनी कंपनी किसे ओन करती है, ठीक है, जो कि कंपनी ओन करती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और द आरबीआई, ठीक है। इस चीज को क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे बुक में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई, ठीक है, उसके पास एट लीस्ट 40% ऑफ शेयर्स होने चाहिए, ठीक है, किसके, ठीक है। तो और जो कि कॉर्पोरेशन ओन्ड बाय आरबीआई, ठीक है। यानी कि मतलब क्या है, गवर्नमेंट और आरबीआई की ओनरशिप और पार्टीशन का, यानी कि कोई कंपनी होगी, ठीक है, कंपनी के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी एंड आरबीआई, इनमें से आप चाहे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का 40% है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर रिजर्व बैंक, या फिर तीनों का कंबाइन में है, तो कितना होना चाहिए मिनिमम, एट लीस्ट आपको 40% का शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, तो ठीक है, होनी चाहिए। और सेकंड क्या आता है आपका, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। सेकंड, ये था आपका सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। जो सेकंड किसकी बात करता है आपका, सोशल वेलफेयर, ठीक है, सोशल वेलफेयर यानी कि जो कि हो गया आपको, ठीक है, एनपीओ कंपनी, एनपीओ समझा होगा आपने, सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, जो कि आ गया आपका सेक्शन 8, सेक्शन 8, एक तरीके से कह सकते हो आप, जो कि बी पॉइंट है वो किसकी बात कर रहा है, आपका सेक्शन 8 कंपनी की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, जो कि प्रमोट किसको करता है, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, एजुकेशन, ठीक है, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, ठीक है, चैरिटी हो गया, इमोशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्सेट्रा, एंड डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, ये डिविडेंड को क्या नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट, डिविडेंड को क्या नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो लाइका, इसे आप कह सकते हो क्या हो सकती है हमारी, ये सेक्शन 8 कंपनी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, लाइका सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। और उसके बाद जो कि सीबीडीटी है, ठीक है, कंपनीज विद नो शेयर कैपिटल एंड डिक्लेयर्ड बाय द सीबीडीटी, ठीक है। ये एक बार रीड कर लें सिर्फ, क्या कर ले, रीड करेंगे दोनों को, एंड म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी, निधि और म्यूचुअल सोसाइटी कंपनी, ठीक है, जो कि आप ये सारा किस में पढ़ के आए हो आप, सीए फाउंडेशन, ठीक है, सीए फाउंडेशन के अंदर में, बिजनेस लॉज में, बिजनेस लॉ के अंदर में एक बार पढ़ के आए हो आप, ठीक है, बिजनेस लॉ के अंदर में,
लो में। आखिर हमारी निधि कंपनी क्या होती है? निधि कंपनी क्या होती है? म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी क्या होती है? म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी क्या होती है? ठीक है। सो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, आपको अभी तक कुछ याद है या फिर नहीं है, हमारी निधि कंपनी कौन सी होती है और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी कौन सी होती है। ठीक है। इसे आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपको याद है या फिर नहीं है। ठीक है। फाउंडेशन का कुछ भी क्या कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, क्या आपको फाउंडेशन का याद है या फिर नहीं है। इसके बाद आती है आपकी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनरशिप, जो कि एटलीस्ट 50% क्या होनी चाहिए, वोटिंग पावर होनी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनरशिप के लिए। ठीक है। एंड उसके बाद आता है आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए आपको एटलीस्ट 50% क्या होने चाहिए, आपके राइट होनी चाहिए। ठीक है। या फिर इक्विटी शेयर होनी चाहिए, जो कि आपके पास इक्विटी शेयर होने चाहिए। एंड 40% इन केस ऑफ इंडियन कंपनी शिप कंस्ट्रक्शन बिजनेस, अगर कोई कंपनी है जो कि शिप कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चर में या फिर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स करता है और माइनिंग करता है, जनरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पावर, तो उस पर कितना लगता है आपको, 40% के क्या होनी चाहिए, शेयर शेयर्स होनी चाहिए। ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए आपके पास मिनिमम पब्लिक लिमिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए आपके पास मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है। 7 मेंबर्स होने चाहिए, और चाहे वो कोई भी होल्ड करता हो, लाइक अ गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट होल्ड करती हो, स्टैट्यूटरी हो, या फिर जो कि कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, या फिर होली ओन्ड सब्सिडरी और कंपनी मेंशन्ड। ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका फॉर्म। ठीक है। फॉर्म फॉर्म भी क्या होता है हमारा, इंक्लूड होता है पर्सन के अंदर में। ठीक है। और इस जो कि फॉर्म की बात करें, तो फॉर्म के अंदर क्या होता है हमारा, इंक्लूडिंग 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 LLP। मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, एंड देखिए, द डेफिनेशन ऑल्सो इंक्लूड द टर्म LLP, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है। मैं आपको पहले से ही मैं बताते चल रहा हूँ। ठीक है। इसमें फॉर्म के अंदर में हमारी LLP भी इंक्लूड होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी AOP। AOP क्या होता है आपका, कॉमन पर्पस और एक्शन। ठीक है। कॉमन पर्पस और एक्शन के बारे में क्या करता है हमारा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि AOP। इसे डिटेल्ड में एक बार रीड कर लें, क्या करना है, एक बार रीड कर लें, जिस पे लिख रहा हूँ ना रीड, से आप रीड कर लो ऊपर ऊपर से, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। एंड BOI हो गया आपका, बॉडी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है। तो इसमें कैसे, इसका एग्जांपल क्या होगा आपका, म्यूचुअल ट्रेड एसोसिएशन मेंबर्स क्लब एक्सेट्रा, ये क्या होगा आपका, BOI का कंसेप्ट। इसे भी क्या करेंगे, रीड। ये आपका वन शॉट सेशन है। ठीक है। वन शॉट सेशन है ये, आपका कोई डिटेल्ड में नहीं है। सो इसलिए आपको जो कि ऊपर ऊपर से पढ़े जाएंगे, एंड जो कि आपके, अगर आप बाज बैच से अगर रीड अगर पढ़ रहे हो, तो उसमें मैंने आपको विद नोट्स डिटेल्ड में मैंने करा रखे हैं, तो उन वाले लेक्चर्स को जरूर देख लें। ठीक है। एंड ठीक है। इसके बाद लोकल अथॉरिटी मीन्स क्या होता है, जो कि आपका म्यूनसिपल कमेटी होती है। ठीक है। क्या होती है आपकी म्यूनसिपल कमेटी होती है। एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ पोर्ट हो गया, कमिश्नर और अदर अथॉरिटी लीगली इंटाइटल्ड और इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अ म्यूनसिपल और लोकल फंड। ठीक है। ये किसमें आता है आपका, लोकल अथॉरिटी में, जो कि नोट है। नोट को क्या करना है, रीड करना है। एंड उसके बाद आता है आपका एजेपी एजेपी एजीपी, यानी कि जो कि होता है आपका नॉट नेचुरल पर्सन। वो हमारा क्या होता है, नेचुरल पर्सन नहीं होता है, और वो हमारी क्या है, सेपरेट एंटिटीज है। किसकी, लॉ की नज़रों में क्या, वो हमारी सेपरेट एंटिटी है। ठीक है। और कौन सी, आखिर हमारी देखो, नॉट फेलिंग नॉट फेलिंग अंडर एनी अदर कैटेगरी, ठीक है, ऑफ पर्सन, लाइक अ डिट इज बार काउंसिल यूनिवर्सिटी। क्या ये हमारे
नेचुरल पर्सन है? नो। ये हमारे नेचुरल पर्सन है? नो। ठीक है। क्या? ठीक है, ये तो हमारी नेचुरल पर्सन नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, बट ये जो कंपनी लॉ की आंखों में क्या है? ठीक है, लॉ की आंखों में क्या है हमारे लिए? सेपरेट। सेपरेट। उसके बाद आता है हमारा इनकम। इनकम को कौन डिफाइन करता है? हमारा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 24। और इनकम के अंदर में हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है? ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स, डिविडेंड, परक्यूजिट्स हो गए, प्रॉफिट्स हो गए, जो कि लियो ऑफ सैलरी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17। ठीक है, और इसके बाद आगे आपके कुछ स्पेशल अलाउंसेस हो गए, बेनिफिट्स हो गए उसके। ठीक है, और ये सारे किस्म हो गए हमारे जो कि इंक्रीज करता है आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग की। ठीक है, जितने भी हमारे अलाउंसेस हो गए वो किस में इंक्लूड होता है? हमारे इनकम के अंदर में। और प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस किसके अंदर में इंक्लूड होता है? हमारे इनकम के अंदर में। ठीक है, एंड डीम्ड प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, ये भी किसमें हमारा इंक्लूड होता है? इनकम के अंदर में। एंड वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 82, ये सारे किसमें हमारे इंक्लूड होते हैं? इनकम में। ठीक है, इनकम के अंदर क्या होता है? इंक्लूड होते हैं जैसे कि आपकी कैजुअल इनकम होगी, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, ठीक है, कार्ड गेम्स हो गए, गैम्बलिंग होगी। ठीक है, ये सारे किसमें आता है? हमारे इंक्लूड होते हैं इनकम के अंदर में। ठीक है, और उसके बाद आपका जो कि फंड होते हैं, पीएफ, लाइक अ पीएफ, ईएसआई। ठीक है, तो ये जितने भी आपके फंड्स हैं, ठीक है, तो ये भी क्या होता है? हमारे इंक्लूड होते हैं इनकम के अंदर में। एंड कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारे इंक्लूड होते हैं हमारे। ठीक है, और जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, ये सारी किस में इंक्लूड होते हैं? हमारे इनकम के अंदर में इंक्लूड होते हैं सारे के सारे। एक बार रीड कर लेंगे 17, 18, 19। ठीक है, तो सारे किस में हमारे इंक्लूड होते हैं? इनकम के अंदर में। जो कि कंसेप्ट ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, रेगुलर रिसिप्ट एंड कैजुअल रिसिप्ट, और रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, नेट रिसिप्ट एंड ग्रॉस रिसिप्ट क्या होते हैं? ठीक है, और ड्यू बेसिस क्या होता है? एंड रिसिप्ट बेसिस क्या होता है? ठीक है, एंड जो कि होता है इन एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या चीज़ होती है? ठीक है, उसको समझने से पहले हम क्या समझते हैं? रिवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट को। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। तो इसके लिए आपको, जो कि मेरा बेसिक कंसेप्ट वाला लेक्चर है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट, जो कि ये बाज बैच, उसको देखना पड़ेगा आपको। तब आपको ये पूरा डिटेल्ड में मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है आपको, रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं इसलिए इन्हें क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। ठीक है, रेगुलर रिसिप्ट एंड रिवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट ये सारे, एंड जो कि एमसीक्यू वाला है, जो कि स्कैनर्स के मैंने एमसीक्यू कराए हैं। ठीक है, स्कैनर के एमसीक्यू है वो कराए हैं मैंने। ठीक है, तो उनको भी जरूर चेकआउट कर लें। उसमें मैंने क्या करा था, होल्ड करवाया था आपको मैंने, बट आपको रिवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट वाले मैंने होल्ड नहीं कराए थे, क्योंकि मैं आपको करा चुका था उसे, इसलिए मैंने होल्ड नहीं कराए थे। जो कि क्वेश्चंस हैं जो मेरे को लगता था आपसे नहीं होंगे, थोड़े आपको समझने की जरूरत है, तो उसे मैंने क्या करा देता, होल्ड करा देता, मैंने लिख देता उसमें होल्डिंग पे। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं। ठीक है, आखिर इंडिया, इंडिया किसको डिफाइन करता है? हमारा इंडिया क्या है? ठीक है, जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, टेरिटोरियल बॉर्डर के अंदर में आता है। ठीक है, लाइक जैसे कि ये आपका मैप मान लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका मैप है। ठीक है, मेरी थोड़ी ड्राइंग खराब है। ये आपका क्या मैप है? ठीक है, अगर इसके बाहर क्या आता है हमारा, एक एरिया आता है जैसे क्या कहते हैं हम, टेरिटोरियल वाटर वाटर। ठीक है, उसका भी कुछ हमारी बाउंड्री होती है। ठीक है, 12 नॉटिकल माइंस तक। अगर 12 नॉटिकल माइंस के अगर बाहर चले जाते हो, तो हमारी जो कि दूसरी कंट्री लग जाती है। ठीक है, तो क्या माना जाता है हमारा? आउटसाइड इंडिया,
आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा हमारा, आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। ठीक है, जो कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया, सेल्फ यानी कि जो कि माइनिंग करते हैं, ठीक है, ऑयलिंग के, ऑयलिंग, ठीक है, पेट्रोल के हो गया, ऑयलिंग के हो गया, जो भी आपके रिफाइनरी से लगे हैं, है आपके कॉन्टिनेंटल सेफ हो गए। ठीक है, वो सब सॉइल अंडरडिंग सच वाटर, ये सारे क्या इंक्लूड होते हैं हमारे इंडिया के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो अब इसी के साथ में ये वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बेसिक कंसेप्ट का। वन शॉट, वन शॉट का होता है हमारा एंड होता है। आई थिंक आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एंड अगर आपको फुल डिटेल्ड में चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए जो कि बाज बैच है, तो उसे जाके जरूर आप चेकआउट करें। ठीक है, उसमें मैंने आपको विद नोट्स डिटेल्ड में कराए हैं। ठीक है, और जो एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम को कब करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कब करेंगे हम एग्रीकल्चर इनकम को, करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम एग्रीकल्चर इनकम को। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, आपकी एग्जाम मानी जाती है। अगर डिविडेंड इनकम होती है तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आती है। ठीक है, तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे, हम एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में पढ़ेंगे। सो आई थिंक आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।